तो भाई जिनका यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम 25 तारीख को, उनके लिए ये क्विक रिवीजन वाली वीडियो आप लोग इसे देख लीजिए हिस्ट्री की। इसमें आपको ऐसी उम्मीद है कि जितने भी सवाल बताए जाएंगे सभी आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखो इतिहास के बारे में थोड़ा आएगा जो पूछेगा वो आपसे, मैं बता दूं कहाँ से पूछेगा। पहली चीज़ तो आप देखिए, ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका टाइम पीरियड याद रखिए, 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बाद है। इसका जो उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता वो मांडा है, दक्षिणी दैमाबाद है और पूर्वी आलंगीपुर है और पश्चिमी सूतकाटोरी यानी दासक नदी पे है जो ये नदी। बस इसमें नदी याद मत रखिए, ये रखिए मांडा, दैमाबाद, आलंगीपुर और सूतकाटोरी, ये ध्यान रखेंगे तो आपका आराम से ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, बस इसमें और ज़्यादा कुछ इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए, इतना नहीं आएगा। ये देखिए, ये याद रखिए हड़प्पा, जो हड़प्पा स्थल है वो किसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। मोहनजोदड़ो है राखलदास बनर्जी ने। जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर है और जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पर है। और इनका ध्यान रखिए कि इनकी का, ठीक है। एक चीज़ इसमें ये और ध्यान रखिए कि जो मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? वृहद स्नानागार ये मिले हैं, विशाल अनानागार मिले हैं इससे, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, इसमें एक चीज़, ये एक क्वेश्चन ये ध्यान रखिए, जो लोथल है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी पे। तो ये है गोदीवाड़ा, यानी या तो गोदीवाड़ा लिखाएगा या बंदरगाह लिखाएगा कि बंदरगाह नगर कौन सा था। तो बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल था बंदरगाह नगर। ठीक है, इसमें कालीबंगा आ सकता है। कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियाँ, और जुते हुए खेत और भूकंप आने के साक्ष्य है, ये सभी कहाँ से? कालीबंगा है राजस्थान में। ठीक है भाई, राजस्थान में। उसके बाद अगला आपका आएगा, ये देखिए इसमें एक सवाल ये आ सकता है, राखी गढ़ी। जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा में है और ये भारत भारत में मतलब सबसे बड़ा सिंधु सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा स्थल है वो इंडिया में सबसे बड़ा है राखी गढ़ी। आपको पता होना चाहिए जो सिंधु घाटी सभ्यता कुछ पाकिस्तान में भी है, कुछ इधर अफगानिस्तान में भी है और कुछ इधर पाकिस्तान में ही, अफगानिस्तान में तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो मतलब भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा में है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि वेदों की संख्या कितनी है? वेद कितने हैं? 4। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और वेदयत्री मतलब 3 वेदों को मिलकर ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो बस याद ध्यान रखना, वेदों की वेद को किसने लिखा? वेद व्यास ने। ठीक है, वेद व्यास ने। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, बस इतना याद रखिए। इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए, वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? 6। वेद हैं 4, वेदांग हैं 6। ठीक है, ऋग्वेद के मंडलों के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जैसे तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है जो विश्वामित्र के द्वारा है, गायत्री मंत्र। 7वां मंडल याद रखिए, दशराज युद्ध का वर्णन हुआ है। और 10वें मंडल में जो समाज को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 10वें मंडल। मतलब आपको 3 मंडल याद रखने, एक तो तीसरे वाला एक 7वां और एक 10वां, ये 3 मंडल आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा ये याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का अथर्ववेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है। बस इतना ध्यान रखिए। और एक ये वाला ध्यान रखिए कि ऋग्वेद में ऋचाओं के बारे में है, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है, सामवेद में गीतों का संकलन है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र रोग निवारण के बारे में है। ठीक है, इतना याद रखिए। उसके बाद और कुछ इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जो चीज़ महत्वपूर्ण है मैं बता दूंगा आपको, कौन सा आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका क्या है चिन्ह? वृषभ। ठीक है, दूसरे अजीतनाथ है, अजीतनाथ का हाथी। ये शुरू के 2 याद रखने हैं। इसके अलावा आपको और इसके अलावा और कुछ एक ये याद रखना है आपको। देखिए मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते, मतलब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसमें कुछ आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, अभी मैंने बताया था आपको एक तो पहले वाले का और एक दूसरे वाले का प्रतीक चिन्ह। फिर ये 22वें जो अरिष्टनेमी है उनका क्या है? शंख है। पार्श्वनाथ जो 23 वाले हैं उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और महावीर स्वामी का क्या है? सिंह। तो शुरू का पहला याद रखना, दूसरा रखना, 22वां रखना और 23वां और 24वां, ये 5 याद रखने आपको, इनके 5 के। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में समझ लीजिए, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बारे में इतना ही जानकर, ज़्यादा इनके जन्म के बारे में नहीं, बस ये याद रखना इन्हें ज्ञान प्राप्ति जम्बिक ग्राम के समीप यजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी भाई। ठीक है, देखिए वीडियो में अच्छी तरीके से ध्यान कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आने की चांस है पूरी। ठीक है, जैन धर्म के 3 रत्न है, सम्यक दर्शन। देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये याद रखना। क्योंकि बौद्ध धर्म में भी बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न हैं। बुद्धम संघ क्या है? बुद्धम संघ। ऐसे जैन धर्म के 3 रत्न हैं, कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्तेय का मतलब है देखिए अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करनी है, अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति का संग्रहण नहीं करना, ब्रह्मचारी आप समझते हैं। तो जो ब्रह्मचारी वाला है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पूछ लेगा कि 5वां किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। ठीक है, ये बस इतना ही याद रखिए, इसमें और कुछ ज़्यादा रखने की याद जरूरत आपको है नहीं।
इसके बाद ये है जैन धर्म की कितनी संगति हुई थी, 2 संगति हुई थी। इसमें स्थल पूछ लेगा, पहली पाटलिपुत्र में हुई, दूसरी वल्लभी, पहली पाटलिपुत्र दूसरी वल्लभी, पहली कहाँ हुई पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में हुई, ठीक है। पहली के स्थूलभद्र, दूसरे के क्षमा श्रवण, बस इतना पूछ लेगा, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में पूछ लेगा, इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इतना ही, बस इतना। देखिए ये पूछ लेगा सवाल कि इनकी भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा थी पाली भाषा। जैन धर्म की भाषा क्या थी, प्राकृत। जैन धर्म की भाषा क्या थी, प्राकृत, और इनकी क्या थी, पाली भाषा, ठीक है। इनके बारे में पूछ लेगा यही कि इनका जन्म कब हुआ, 563 में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ। और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ निरंजन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया, सारनाथ में। बस इतना पूछेगा, इससे अलग आपसे कुछ पेपर में आपके नहीं पूछेगा, ठीक है भाई। हाँ ये पूछ लेगा थोड़ा सा कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हो, जब ये गर्भ में थे तो उनका प्रतीक गर्भ में का है हाथी। जब इनका जन्म हुआ कमल और सांड। जब इन्होंने गृह त्याग करा यानी आंसू। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ यानी निर्वाण प्राप्त हुआ पीपल वृक्ष। और इन्होंने पहला उपदेश दिया उसे कहते हैं चक्र। और जब इनकी मृत्यु उसे कहते हैं उनका इस प्रतीक चिन्ह है स्तूप, ठीक है। अभी ये ध्यान रखिए कि त्रिपिटक है इनके, सुत पिटक। देखो इसके इन त्रिपिटकों को याद रखिए, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत पिटक में क्या है, जो गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है, मतलब जो भी इन्होंने चीज़ें बताई हैं वो सूत पिटक में है। विनय पिटक में है जो बौद्ध धर्म के जो नियम कानून है, जो नियम और कानून है विनय पिटक में। अभिधम पिटक में इन दोनों का थोड़ा बहुत जो मिक्स है वो है, ठीक है। मैंने बताया था आपको अभी त्रिरत्न बताए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, वो बौद्ध धर्म का था, वो जैन धर्म का था। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्धम संघ, बुद्ध धम संघ, बुद्ध धम संघ, बात खत्म। इतना ही आपको याद रखना है, इतना उससे ज़्यादा। और ये सबसे मेन ये है आपको, ये बौद्ध संगति जरूर याद रखनी है भाई अच्छी तरीके से। बौद्ध संगति आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। देखो इसे ऐसे या ऐसे याद ना करें, इसे ऐसे याद करें जैसे कि पहली का 2 483, फिर 383 247 ईसा की पहली शताब्दी, 483 383 247 और ईसा की पहली शताब्दी। स्थान राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। पहली कहाँ हुई, राजगीर है, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ऐसे इसे इसके अध्यक्ष को याद ऐसे करना है। देखो माँ कश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र, तीस, वसुमित, ऐसे याद करना है, ऐसे इन्हें ऐसे जैसे 483 383 247 ईसा की पहली शताब्दी, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। जैसे इसके अध्यक्ष हो गए माँ कश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र, तीस और वसुमित्र। शासक पूछ लेगा, शासक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, बस इतना ही। इसमें इतना ही होगा और इसमें कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, ये पूछ लेगा 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा सा पूछ लेगा, तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा पूछेगा। ये पूछ लेगा 16 जहाँ महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में कितने थे, 8 महाजनपद। इसके अलावा और आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ये ये थोड़ी सीरीज याद रखिए मगध वाली की, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य, शुंग, कर्ण। बस इसे टाइम पीरियड भी याद मत रखिए, ये रखिए कि पहले हर्यक आए, शिशुनाग आए, नंद आए, मौर्य, शुंग, कर्ण, इतना, बस इतना ही याद रखना। और इसमें कोई याद नहीं रखना। मौर्यों के बारे में थोड़ा पता करिए। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा हुए, उनके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद और किसी को ना पढ़ते हुए सीधे फिर वृहद्रथ। कि मौर्य धर्म के पहले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके लड़के का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के लड़के का नाम अशोक, और सबसे अंतिम कौन थे, वृहद्रथ। बस इतने याद रखने, याद है, ठीक है। राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये याद रखना कि इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी किससे, भद्रभाव से। किससे ली थी, भद्रभाव से ली थी जैन धर्म की दीक्षा, ठीक है। इतना ही याद रखना। और ये याद रखना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त सिकंदर के साम्राज्य, मतलब जो सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस के भी, देखो सेल्यूकस का और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच युद्ध हुआ था 305 में, ठीक है। और सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। तो सवाल आएगा इंडिका किसकी पुस्तक थी, तो इंडिका थी मैगस्थनीज की पुस्तक, मैगस्थनीज की, इंडिका मैगस्थनीज की पुस्तक थी। और ये सवाल आएगा मैगस्थनीज के अनुसार भारत में कितने, मतलब भारत के लोगों को कितने भागों में डिवाइड करा गया था, 7 भागों में डिवाइड करा गया था भारत की जनता को, ठीक है। इतना ये ध्यान रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित कौन थे, कौटिल्य। और कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो किससे संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी, ठीक है। तो 2 पुस्तक हो गई, इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी, और अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी, ये दोनों पुस्तकें होगी आपकी। इसके बाद अशोक के बारे में ये याद रखना कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व में अशोक का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। बात समझ में आ गई। अशोक ने अपनी बारे में जानकारी करने के लिए उसने शिलालेख बनवाया। शिलालेख देखो इस यहाँ ध्यान देखिए, शिलालेख क्या होता है, जो मतलब पत्थर का एक टुकड़ा होता है, ये जैसे पत्थर है इसका टुकड़ा, इसे बोलते हैं शिला। तो इस पे कुछ लिखवा दिया, अपना नाम पता, ये सब लिखवा दिया अपना काम। तो ऐसे शिलालेखों की संख्या कितनी थी, 14। कितनी थी, 14। दूसरी बात, इसके बाद स्तंभ लेख। स्तंभ आपने देखा होगा गाँव में खंबा होता है, लंबा सा खंबा, तो खंबे पे कुछ लिखवा दिया, जो लंबा सा खंबा होता है उसे बोलते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी, 7, ठीक है। एक होता है गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब होता है जो गुफा के अंदर लिखवा दिया, उसे बोलते हैं गुहा लेख, ठीक है भाई। बस इतना याद रखना। इसके बाद आप लोग सीधा
संगम। अब आप आइए इस, देखिए इसमें गुप्त वंश में आइए, गुप्त में इतना ही पढ़ना उसके मौर्य तो। गुप्तों के याद रखिए कि गुप्तों का पहला राजा कौन हुआ, श्रीगुप्त हुआ, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसकी पत्नी का नाम क्या था, कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी। तो इसके बारे में समझ लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम इसने क्या हुआ, सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक, इसने इसने सोने के सिक्के जारी करे, सोने के सिक्के जारी करे, साथ ही साथ गुप्त संवत जारी करा। गुप्त संवत की शुरुआत भी किसने करी, इसने। देखो संवत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, सबसे पहले आया विक्रम संवत, विक्रम संवत आया था 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। उसके बाद आया है शक संवत, शक संवत आया 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में जो कनिष्क के द्वारा। याद रखिए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी। और इन दोनों के बीच में कभी कभी पूछ लेगा अंतर कितना है, तो दोनों में अंतर कितना है, 135 वर्षों का अंतर है, ठीक है। उसके बाद आ गया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को इसने समुद्रगुप्त के बारे में, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बस इतना याद रखिए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसने हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाए, भारत का नेपोलियन, इतना याद रखिए। अब आगे चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके दरबार में कौन आया था, चीनी यात्री फयान। एक तो आएगा हिंसांग, हिंसांग आएगा हर्षवर्धन के कार्यकाल में। एक जो फयान आया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में, ठीक है। इसके बाद ये देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के, इसने अपने में नवरत्न रखे थे अपने दरबार में। किसने रखे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे, जैसे बाद में अकबर ने भी रखा था नवरत्न, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए धनवंतरी किससे संबंधित थे, चिकित्सा से, यानी वो डॉक्टर थे एक तरीके से, ठीक है। वरामीर किससे संबंधित थे, खगोल शास्त्री थे, ठीक है। इसमें आप याद रखिए अमर सिंह कोशकार थे, यानी एक तरीके से पैसे वैसे का हिसाब। कालिदास कौन थे, कवि और लेखक थे। इन तीन को आप याद रखिए, ठीक है। बेताल भट्ट जादूगर थे, वरुचि व्याकरण थे। बस इतना याद रखिए, इसमें आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको फिर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। कालिदास की, ये देखिए तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, कालिदास की रचनाएं, रघुवंशम, ऋतु, इसमें से एक जरूर आएगी, ध्यान रखिए। रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, माल विक्रमित्रम और कुमार संभव। इसे नाभि विक्रम, विक्रम मौर्य से भी याद रख लीजिए। तो देखिए याद रखिए मैं बता रहा हूँ, ये माल विक्रम मित्रम और मेघदूत बहुत बार आ चुकी है। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संहार, कुमार संभव और विक्रम मौर्य, ये भी कितनी बार आ चुकी है, ठीक है भाई। इसके बाद ये आपको और कुछ नहीं पढ़ना इसमें ये थोड़ा सा ये पढ़ना है कि भारत में जो मंदिर निर्माण की शुरुआत करी, भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत किसने करी, गुप्तों ने। भारत में मंदिर निर्माण का आरंभ गुप्तों ने किया, ठीक है। तो इसमें आपको दो मंदिर याद रखने हैं, देवगढ़ का दस अवतार मंदिर, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ है, ललितपुर में, ठीक है। और एक मंदिर याद रखना, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, जो कहाँ है, कानपुर में। भीतरगांव वाला कानपुर में, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ललितपुर में। बस इतना याद रखना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया वर्धन वंश, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। देखो देखिए ये है हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है आपको, मात्र जो मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ लेंगे, आराम से हो जाएगा भाई। यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। देखो हर्षवर्धन का कार्यकाल 606 से लेकर 647 तक रहा, ठीक है। इसे कहते थे शिलादित्य, इसे कहते थे शिलादित्य। इसकी भाई ये याद रखना, इसकी रचनाएं प्रियदर्शी का रत्नावली नागानंद, प्रियदर्शी का रत्नावली नागानंद। और इसकी राजधानी कन्नौज या महोदयश्री, इसकी राजधानी थी कन्नौज या महोदयश्री, कन्नौज या महोदयश्री इसकी राजधानी थी, ठीक है। दो राजधानी थी इसकी, कन्नौज और महोदयश्री, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। इसी के समय में चीनी यात्री हिंसांग आया था, इसी के और एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन जो द्वितीय था वो जीत गया था और हर्षवर्धन हार गया था, ठीक है। हिंसांग चीनी यात्री हिंसांग था, CU की नाम से ग्रंथ इसने लिखा है। हर्ष की राजधानी कन्नौज में ये आया था, ठीक है। कौन है ये, बस आपको और ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि त्रिपक्षीय युद्ध किसके, देखो त्रिपक्षीय युद्ध किसके लिए हुआ था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था त्रिपक्षीय युद्ध। इस युद्ध में कौन कौन शामिल था, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, ये तीन जो राजवंश थे इसमें शामिल थे। और अंतिम में कौन जीता था, गुर्जर प्रतिहार इसमें जीत गए थे, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक कौन था, नागभट्ट था, ठीक है। पाल वंश का गोपाल था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, ये पाल वंश का ही था, ठीक है। इतना याद रखिए। अब थोड़ा मुस्लिम आक्रमण के बारे में देख लो। तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आया था मोहम्मद बिन कासिम, फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद आया महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के बाद आया मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी। इसको लेकर मोहम्मद गोरी ने 3 युद्ध लड़े। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और चंदावर का युद्ध 1194। याद रखिए तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें इसकी हार हुई जयचंद की, ठीक है। ये याद रखिए, देखिए बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ये रखें।
जितने भी राजवंश हुए हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, 5 राजवंश हुए हैं सल्तनत काल में। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इतना याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसने राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। लेकिन दिल्ली, जो दिल्ली थी, दिल्ली को दिल्ली की राजधानी, मतलब दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाई किसने? इल्तुतमिश ने। इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है भाई, इतना। देखिए इसमें पढ़िए मराठा साम्राज्य के बारे में, मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आपको, जो आपके पेपर में आएगा। शिवाजी के बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा सा। ये देखिए शिवाजी का जो जन्म हुआ था, जो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। इनके पिता का नाम क्या था? जीजाबाई, मतलब इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। इनके गुरु गुरु पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, तो इनके गुरु थे दादाजी कोंडदेव, और इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। ये पूछा गया था रामदास वाला कि इनके गुरु कौन थे? रामदास। ठीक है, इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, 1674 में ही 2 बार हुआ, एक जून में और एक सितंबर में। ठीक है, 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ। सूरत, इन्होंने क्या नाम है, ये ध्यान रखना, इन्होंने अफजल खां की हत्या करी थी 1659 में इन्होंने अफजल खां की हत्या करी थी, और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 में। किसकी? शिवाजी की। पुरंदर की संधि हुई थी मुगलों के बीच में और शिवाजी के बीच में 1665 में। ठीक है, इतना याद रखना आपको शिवाजी के बारे में। ठीक है, ये याद रखना भाई कि शिवाजी के जो प्रधानमंत्री थे उसे पेशवा, पेशवा को प्रधानमंत्री कहते थे, इतना याद रखना। सुमंत कौन थे? विदेश मंत्री थे। सेनापति कौन थे? सैन्य कर्मी सरे नौबत। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, शिवाजी के लड़के का नाम क्या था? संभाजी। शिवाजी के 2 लड़के थे, एक तो संभाजी, एक राजा राम। 2 लड़के थे, पहले नंबर पर शिवाजी, दूसरे पर राजा राम। तो शिवाजी का लड़के थे संभाजी, और संभाजी के बाद राजा राम। तो पहले संभाजी राजा बने, फिर इनकी हत्या हो गई। उसके बाद राजा बने कौन? उसके बाद राजा बने राजा राम। राजा राम की भी हत्या होगी। राजा राम की पत्नी राजा बनी ताराबाई, और तारा उसके बाद साहू जी राजा बने, जो शिवाजी के पौत्र थे और संभाजी की लड़की थी। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आपको और कुछ याद नहीं रखना। थोड़ा ये गुरु के बारे में याद रखिए। सिखों के जो 10 गुरु थे, सिखों के, देखो सिखों के कितने गुरु हुए? 10। ठीक है, गुरु हुए कितने? 10। पहले थे गुरु नानक, इन्होंने सिख धर्म की शुरुआत करी। उसके बाद दूसरे नंबर गुरु अंगद, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी। इसके बाद रामदास जो चौथे नंबर के गुरु थे, उन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना करी। अमृतसर शहर की स्थापना, जो 5वें गुरु थे, उन्होंने स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में उसको बनवाया गुरु अर्जुन देव ने। उसके बाद गुरु गोविंद, उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया। और जो 9वें गुरु थे गुरु टेक बहादुर, इनकी औरंगजेब ने हत्या करवा दी। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। इनके काम याद रखना बस, और ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखना कि मुगल राजवंश की स्थापना किसने करी थी? बाबर ने। मुगल राजवंश की स्थापना किसने करी थी? बाबर ने। ठीक है, बाबर ने। ये याद रखिए, बाबर ने भारत में आने के लिए कितने युद्ध लड़े? पानीपत का युद्ध, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का, ये 4 युद्ध लड़े। तो इसे याद करना बहुत आसान है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ऐसे इस सीरीज में याद रखिए नीचे को। कैसे याद रखना है? पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये याद रखना। इसमें याद रखना 1526, 1527, 1528, 1529, इस सीरीज में याद रखिए 26, 27, 28, 29। ठीक है, इसी सीरीज में याद रखिए पानीपत, खानवा, यानी पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी, घाघरा गए। पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गए, घाघरा गए। ठीक है, 4 याद रखना। उसके बाद पहले में जो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और महमूद लोदी। ठीक है, पहला युद्ध हुआ जो पानी, देखो ऐसे याद रखोगे, पानीपत, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी, घाघरा। ठीक है, उसके बाद 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है, बाबा सब में कॉमन है। इसमें किस किस से युद्ध हुआ? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, देखो कौन? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और महमूद लोदी। बस इतना याद रखना, बात खत्म। ठीक है, हुमायूं के बारे में थोड़ा सा याद, इतना ही रखना बस कि हुमायूं के बारे में इसमें कुछ भी, ये याद रखना हुमायूं के बारे में कि हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। बस इतना याद रखना। देखिए अकबर के बारे में, इसके बाद अकबर के बारे में पढ़ना है कि अकबर का जो जन्म हुआ 1542 में हुआ। इसके संरक्षक कौन थे? बैरम खान थे। और अकबर की मृत्यु हुई कब हुई? अक्टूबर 1605 में हुई। ठीक है, अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। ठीक है, अकबर के बारे में, इसका अकबर के 2 युद्ध आपको याद रखने हैं। पहला पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ। दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ भाई। ठीक है, इतना याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी फिर नहीं होगी। एक चीज़ ये थोड़ा, ये वाला चार्ट है, ये चार्ट भी आप याद कर लेना एक बार। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ आपको थोड़ा औरंगजेब के बारे में आप लोग देख लीजिए। औरंगजेब के कि औरंगजेब की माता मुमताज़ महल थी। ठीक है, औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक रहा। इसका भी दो बार राज्याभिषेक हुआ। अभी मैंने बताया था शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो कभी कभी पूछ लेगा कि दो बार राज्याभिषेक किन किन का हुआ? शिवाजी का हुआ और औरंगजेब का हुआ। ठीक है, समझ में आ गई? शिवाजी का और औरंगजेब का, बस इतना याद रखिए।
ये पूछ लेगा कि मनसबदारी जो प्रथा है ये किसने चलाई थी, तो मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी, अकबर के द्वारा चलाई गई थी, अकबर के द्वारा चलाई गई थी मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। आप लोग ये ध्यान रखिए ये वाला कि बाबरनामा किसने लिखी थी, तो बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी थी। बाबरनामा किसने लिखी थी, खुद बाबर ने लिखी थी। देखो, जब इंसान अपने आप अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। और जब दूसरा इंसान किसी इंसान के लिए लिखता है उसे कहते हैं बायोग्राफी। जैसे अकबर ने, इसने बाबर ने खुद लिखी तो बाबर की खुद होगी ऑटोबायोग्राफी। हुमायूं नामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने, तो ये बायोग्राफी होगी। ठीक है, ये दोनों याद रखनी है आपको। इसके बाद आपको रखनी है तबकाते अकबरी, ये मत रखिए याद, कोई दिक्कत इसमें, बस इसमें दो ही याद रख लिए, बात खत्म होगी, दो ही याद रखिए। ठीक है, ये दो ही याद रखेंगे, इसमें हो जाएगा काम।